Now special mention, Dr. Mehta Visram Kulkarni. Not present. Not present. He's not present? No. The Anil. ये धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं इस सदन के माध्यम से हाँ स्पेशल मेंशन श्री अनिल कुमार यादव मंडाडी। डॉक्टर Mehta Visram Kulkarni demand for compensation of livestock owners affected by the lumpy skin disease and strengthening of veterinary infrastructure. थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र राज्य विशेषकर पुणे जिले में तेजी से फैले लंपी त्वचा रोग की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जिसने राज्य के पशुपालन क्षेत्र में गहरी चिंता उत्पन्न की है। इस रोग से अब तक 98,230 मवेशी संक्रमित हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में पशु स्वस्थ हुए हैं, परंतु सैकड़ों मवेशियों की मृत्यु भी हो चुकी है। इसमें हजारों पशुपालकों की उपजीविका, दूध उत्पादन और पशुधन पर आधारित अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है। सरकार द्वारा व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया गया है तथा उपचार और जनजागरूकता कार्यक्रम भी अभी जारी है। इसके बावजूद आर्थिक क्षति और पशु चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण पशुपालक समुदाय को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मैं केंद्र सरकार से निम्नलिखित मांगे करती हूँ। लंपी स्किन रोग से प्रभावित पशुपालकों को तत्काल उचित मुआवजा एवं राहत पैकेज दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा अस्पतालों, औषधि भंडारण, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स एवं पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाए। पुणे स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स IVBP को लंपी रोग की स्वदेशी वैक्सीन उत्पादन परियोजनाएं हेतु केंद्रीय तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि राज्य भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यह रोग की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय निगरानी तंत्र और स्थायी आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करें। यह विषय पशुपालकों की आर्थिक सुविधा, सुरक्षा और पशुधन संरक्षण दोनों से जुड़ा है। अतः इस पर केंद्र सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। धन्यवाद। श्री अनिल कुमार यादव मंडाडी। Not present, sir. श्री बाबूभाई जी संगभाई देसाई। डिमांड फॉर माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमांड फॉर मैंडेटरी इश्यूनेस ऑफ GPS enabled identity कार्ड टू स्कूल स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में बढ़ते बच्चों के अपहरण, गुमशुदगी तथा असुरक्षा की घटनाओं को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि विद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी को एक GPS आधारित पहचान पत्र प्रदान किया जाए। यह पहचान पत्र विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी राहतदायक सिद्ध होगा। इस कार्ड के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों की रियल टाइम स्थिति मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से देख सकेंगे। इससे किसी भी आपात स्थिति में, जैसे स्कूल से लौटते समय गुम होना, वाहन में देरी या अप्रत्याशित परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। आज के युग में जब तकनीकी साधन हर क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रही है, तब बच्चों की सुरक्षा में इनका उपयोग न केवल उचित बल्कि अनिवार्य है। यदि केंद्र सरकार इस दिशा में एक समग्र नीति बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में GPRS पहचान पत्र को अनिवार्य कर दे, तो बच्चों की सुरक्षा में एक बड़ी क्रांतिकारी पहल होगी। साथ ही इस प्रणाली को विद्यालय प्रबंधन, स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन से जोड़ा जाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साझा की जा सके। इससे अपहरण और बाल अपराधों की रोकथाम में उल्लेखनीय सुधार होगा। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए GPS पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य किया जाए,
ताकि हमारे भविष्य, हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। थैंक यू सर। Sri Santosh Kumar P. Sri Sanjay Singh. Sri Eddie Singh. Sri Rajendra Gupta. Sri Muhammad Nadimul Haq. Sri Surjit Kumar demand to include Sargul in UNESCO's Intangible Cultural Heritage List. Sir, thank you very much, sir, for allowing my special mention, which is demand for inclusion of Sarul in UNESCO's Intangible Cultural Heritage List. Sir, I draw your attention to Sarul, a vibrant festival celebrated across Jharkhand and also across Odisha, Chhattisgarh, Bengal, Assam and northeastern hills. Sarul, meaning worship of the sal flower, marks the arrival of spring and the tribal new year. Sir, it is more than a celebration. It is an expression of ecological gratitude where communities offer prayers to Mother Nature, spirits and their ancestors. At the heart of this tradition stands the sal tree, a symbol of continuity and reverence across generations. The sal tree finds mention in our epics and faiths. Lord Ram is said to have used a sal tree to string his bow. Gautam Buddha was born under one and attained Mahaparinirvana between the two. Lord Mahavir is believed to have found enlightenment beneath its shade. Tribal communities have long used its leaves for making plates, its resin for traditional medicine. It is not just a tree, it is our history with roots. What makes Sarul extraordinary is its oral continuity. Sir, there are no written texts, no fixed rituals, yet it has survived for millennia, carried forward through songs, storytelling and shared memory. India currently has 14 elements on UNESCO's Intangible Cultural Heritage List. I urge the government through you, sir, to begin the process of nominating Sarul into this list. It is not just a festival, it's a way of life, a reminder of how India has long known to live with the forest and beyond it, not beyond it. I therefore request the government to take necessary steps for including Sarul in UNESCO's Intangible Cultural Heritage List. Thank you. Sri Sikandar Kumar, demand for providing medical facilities near highways for accident victims and the measures to follow road rules. Sir, my special mention is demand for providing medical facilities near highways for accident victims and measures to follow road rules. अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विषय सड़क सुरक्षा के नियमों, रोड एक्सीडेंट्स पर तुरंत मेडिकल सहायता और भारत के समस्त देशवासियों के हित से संबंधित है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण वाहनों की तेज हाई बीम लाइट, यातायात नियमों का उल्लंघन करना, विपरीत दिशा में वाहन चलाना, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, सड़कों पर अनाधिकृत कब्जे होना है। भारत के पहाड़ी के क्षेत्रों में वनवे होने की वजह से ज़्यादातर हादसे गाड़ी को हाई बीम लाइट पर चलाने से होते हैं। 90% से ज़्यादा लोग हाई बीम लाइट का इस्तेमाल करते हैं। हाई बीम लाइट के कारण सामने से आ रहे वाहनों के ड्राइवरों की आंखें चुंधियाई जाती हैं। ऐसे में कई बार ड्राइवर अपना कंट्रोल खो देते हैं और हादसे के शिकार हो जाते हैं। सड़क हादसों में घायलों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है। सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर समन्वय के साथ गंभीरता से समीक्षा की जाए, जिससे सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा मिल सके और वाहनों की हाई बीम लाइट्स नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा सके। धन्यवाद। Sri Brijlal, concern over negative effects of processed and packaged foods on health of children. Thank you, Chairman, sir. My subject, concern over negative effects of processed and packaged foods on health of children. The processed and packaged foods like ready meals, baked goods and processed meats negatively impact
health by being in unhealthy fats, salts and sugar, while being in low in essential nutrients like fiber and vitamins. Indian Metro Society is also adopting processed and packaged foods due to nuclear family, boarding living, as sense of joint family, metro lifestyle, works in shifts, educational and job opportunities, etc. This can lead to increased risk of obesity, heart disease, type 2 diabetes, and other chronic conditions. Chemically processed foods, also called ultra-processed food, tend to be in high sugar, artificial ingredients, refined carbohydrates, and trans fats. Ultra-processed foods intake has increased dramatically worldwide and now account for 25 to 60% of daily calorie. This affects health in many ways, like weight and obesity, chronic diseases, nutritional deficiencies, increased inflammation leading to digestive problems, to autoimmune disorders, gut health disruption. Some processed food are engineered to be highly palatable and can trigger craving, leading to overconsumption. These are all potential for long-term harm. We can make it healthier by replacing our focus on whole foods, by checking the label from the long list of ingredients and limiting sugar, salt, and unhealthy fats in processed snacks, sauces, and pre-packaged meals. I urge the government to look into it. Thank you, sir. Sri Sanjay Kumar Jha demand to make Nalanda University as the global research hub. Not present. Srimati Sangeet Yadav, need to wider outreach of Bharat General Artificial Intelligence Initiative. माननीय सभापति जी, आपको बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे स्पेशल मेंशन में बोलने का अवसर दिया। मेरा सब्जेक्ट है नीड फॉर वाइडर आउटरीच ऑफ भारत जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अत्याधुनिक पहल भारत जन के लिए केंद्र सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व की हार्दिक सराहना करती हूँ। यह कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिजीनियस इनोवेशन के जरिए स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शासन जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रभाव डाल रहा है। इस पहल में बहुभाषीय एआई मॉडल भारत की भाषाई विविधता को मुख्य धारा में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। इससे डिजिटल समावेशन को भी बल मिल रहा है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स और ट्रांसलेशन रिसर्च पॉक्स के जरिए अनुसंधान और सहयोग को गति मिल रही है। इसके अतिरिक्त भारत जिन कंसोर्टियम में शामिल प्रमुख संस्थान इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि इस इनिशिएटिव का विस्तार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक किया जाए, ताकि महिलाएं, युवाओं और वंचित समुदायों को इसका लाभ मिल सके। यह केंद्र सरकार की समान और सशक्त विकास की परिबद्धता को और मजबूत करेगा। धन्यवाद। No, after this we can close. Yes, sir. Not present. Dr. Beep Singh, demand for definition of minority after making it rationally relative to the state and regional population ratio. माननीय सभापति महोदय, demand for definition of minority after making it rationally relative to the state and regional population ratio. How many more are there? महोदय, हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित की जाती है, परंतु समय के साथ अनेक राज्यों और क्षेत्रों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां जो समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक माने जाते हैं, वे उन राज्यों में अब अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर बहुसंख्यक की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में केंद्र संचालित
अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लाभ उन समुदायों तक अधिक पहुंच रहे हैं जो उस क्षेत्र में वास्तविक रूप से वंचित अथवा पिछड़े नहीं हैं। इसका सीधा प्रभाव यह हो रहा है कि वे समुदाय जो किसी राज्य में वास्तव में संख्या में कम हैं, सामाजिक शैक्षिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सहायता की वास्तविक आवश्यकता है, वे इन योजनाओं के लाभ से अपेक्षित रूप से वंचित रह जाते हैं। इससे संसाधनों का न्याय संगत वितरण प्रभावित होता है और अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों के उद्देश्य पर प्रश्न खड़ा होता है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से समीक्षा कर सुनिश्चित करे कि अल्पसंख्यक की परिभाषा केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य और क्षेत्रीय जनसंख्या के अनुपात के सापेक्ष भी युक्तियुक्त रूप से परिभाषित की जाए, ताकि वास्तविक वंचित समुदायों को प्राथमिकता के साथ शिक्षा, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, उद्यमिता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। यह कदम न केवल सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करेगा बल्कि राष्ट्रीय एकता और समानता की भावना को भी और भी मजबूती प्रदान करेगा। डॉक्टर फौजिया खान, श्री धनंजय भीमाराव महातिक, not there. श्री K.R.N. राजेश कुमार, not there. श्री नीरज डांकी, not there. श्री राइका कृष्णैया, not there. श्री S. Niranjan Reddy. Thank you, Chairman, sir. Concern over decline of single-screen theatres in India. Sir, India's cinema culture is facing an unprecedented crisis. One research shows, sir, that India now has fewer than 6,000 single-screen theatres as compared to 25,000 theatres in the 1990s. In May 2024, this crisis worsened as 450 single screens in Telangana state alone were shut down temporarily due to extreme low footfalls. There are several reasons for the collapse: multiplex expansion, high production and distribution costs, rising ticket prices, and the pandemic-driven shift to OTT, over-the-top platforms, has steadily eroded theatre audiences. For single screens in smaller towns, high operational expenses and limited access to credit have pushed many to permanent closure. An affordability crisis is also looming around single-screen theatres. This is driven by surge-price tickets, 18% GST, platform fees, and exorbitant F&B rates. While the industry cites a national average ticket price of Rs 130, the urban reality is starkly different. PVR Inox's average ticket price reached 254 rupees in Q1 of financial year 26, alongside record food spending. Yet even multiplexes are struggling, posting a 114.3 crore loss in the financial year 24, revealing a model that neither sustains audiences nor businesses. This moment calls for urgent policy action: GST relief for single screens, concessional loans, renovation support, national regulation of concession pricing, and swift single-window theatre clearances. Without timely intervention, India loses a cultural institution that has shaped generations. I urge the government to look into it. Thank you, sir. Sri Sant Balbir Singh, demand for the inclusion of environment studies as the mandatory subject in every school curriculums. Sir, not there. It's not there. Then Sri Santam Singh Santu, concern over condemnable incident of blocking entry of Indian devotees to Sri Nanakana Sahib. थैंक यू सो मच सर। सर, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ तनाव के बावजूद सरकार ने श्री ननकाना साहब की यात्रा सतत जारी रखी और सिखों की भावनाओं का सम्मान किया।
लेकिन इसके उलट पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। प्रकाश पर्व के दौरान पाकिस्तान ने जत्थे में गए हिंदू श्रद्धालुओं को यात्रा से रोक दिया। उन श्रद्धालुओं ने तय प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन किया था, फिर भी पाकिस्तान ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया। यह न सिर्फ भारत पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात भी है। श्री गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के ही नहीं, बल्कि हिंदुओं के लिए भी अत्यंत पूजनीय गुरु हैं। श्री ननकाना साहब की यात्रा हमारे लिए सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान द्वारा इस तरह बार बार आखिरी समय पर रोक लगाना और प्रक्रिया में बाधा डालना दर्शाता है कि वे ना तो श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करता है और ना ही अपने वादों का पालन। पहले भी भारतीय श्रद्धालुओं के साथ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिससे साफ है कि यह कोई एक दो बार की गलती नहीं, बल्कि लगातार चलती आ रही समस्या है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ मजबूती से उठाए और यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ताकि किसी भी श्रद्धालु को विषय में ऐसी निराशा का सामना ना करना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री Sambhucharan Patel, demand for yoga session in every panchayat schools. आपका हृदय से आभार सभापति महोदय। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर स्पेशल मेंशन में अपना बात रखने का अवसर दिया है। सबसे पहले महोदय, आज आपका सभापति के रूप में इस सदन में पहला दिन है। इसके लिए मैं पूरे बिहार की जनता की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। महोदय, आज आपके पहले दिन में ही मुझे स्पेशल मेंशन में बोलने का मौका मिला। ये मेरे लिए आज बहुत ही पावन दिन है। महोदय, आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, डिमांड फॉर योगा सेशन इन एवरी पंचायत स्कूल। महोदय, प्राचीन काल से भारत आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा और योग का अग्रदूत रहा है। इतना ही नहीं, हजारों वर्ष पहले महाभारत काल में भी शल्य चिकित्सा की जानकारी महाकाव्यों के माध्यम से हमें दी जाती रही है। और अभी के इस दौर में जहां लोग एलोपैथिक मेडिसिन पर निर्भरता अधिक हो गई है, लेकिन डॉक्टर इलाज के बाद एक्सरसाइज और योग करने की सलाह देते हैं। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा और योग पर काफी जोर दिया है। उन्हीं का प्रयास का नतीजा है कि 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को मंजूरी मिली है। महोदय, मेरा सरकार से आग्रह होगा कि भारत के सभी पंचायत के स्कूलों में सप्ताह में 2 दिन 45 मिनट का योग का सेशन हो और उसमें मेल फीमेल दोनों का योगा टीचर के रूप में उचित मेहनताना पे नियुक्त किया जाए और सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को इनमें सहभागिता बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योग का लाभ उठा सके। धन्यवाद सभापति महोदय। श्रीमती जेपी माथुर हिसाम, श्री राघव चड्डा, The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 2nd December 2025.